शालिनी, वेलकम टू द सक्सेस जोन। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है। तो आज हम बात करेंगे मिडिवल हिस्ट्री की, और आपके कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो पॉलिटी से होंगे। तो आपके कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो किससे होंगे, मिडिवल, और कुछ क्वेश्चन होंगे पॉलिटी। तो इस दोनों का आज मिक्सअप होगा आपका आज का वीडियो। तो जब भी आप किसी क्वेश्चन को देखो तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो, और कमेंट सेक्शन में नहीं बता रहे हो तो एक कॉपी पेन पे लिख लिया, एक कॉपी बेसिकली लिख लिया करो, ताकि क्या होगा कि आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा कि आपका स्कोर कितना हो रहा है और आपको कहाँ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए, आज का पहला सवाल है आपका, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द स्कीम ऑफ, जो आपका भारत का संविधान था, भारत की संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो किस योजना के तहत हुआ था। विभल प्लान, क्रिप्स मिशन, आपका अगस्त ऑफर, या फिर आपका कैबिनेट मिशन। तो बताइए किस के दौरान हुआ था, कॉन्स्टिट्यूट हुआ था ये स्कीम। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली आपका किस स्कीम के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है आपका इंडिया को, उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। जो डिमांड था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो फर्स्ट एक्सेप्ट किया गया था अगस्त ऑफर के दौरान, जो 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लाया गया था। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट करने का जो काम था, जो बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, उसको कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत बनाया गया था। तो देखिए 1940 को क्या हुआ, अगस्त ऑफर आया, इसमें ब्रिटिशर्स ने ये बात एक्सेप्ट की कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, और 1946 में कैबिनेट मिशन के अंदर ये असेंबली का निर्माण कर दिया गया। तो आपको ये दोनों डेट्स का याद रखना है। तो चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ अ नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से किस देश में एक गैर लिखित संविधान है। बताइए, यूएसए है, यूके है, पाकिस्तान है और इंडिया है। तो बताइए कौन से में नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए, आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, तो आप इसका ऑप्शन बताओ कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो इसका आंसर है आपका यूके। देखिए, यूएसए में क्या था, पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, तो आपका ये तो होगा नहीं। पाकिस्तान, सबको पता होगा कि पाकिस्तान में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये भी आपका कट गया। इंडिया की बात करें तो लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जाना जाता है, तो आपका ये भी ऑप्शन कट गया। तो ऑप्शन क्या बच गया, यूके। तो यूके हो गया इसका आंसर। तो हम बात करें नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसे अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें फंडामेंटल्स जो रूल्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, तो कस्टम के फॉर्म में होते हैं, यूसेस के फॉर्म में होते हैं, या फिर इस चीज़ों को लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लागू कर लिया जाता है, कि वो एक तरह का रूल बन जाता है। कोई भी ऐसा सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं होता है यहाँ पे कि रिटन हो, लिखा हुआ हो। जैसे यूके की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, इजराइल की बात करें, तो यहाँ पे नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो अगर आप बात करो तो आपसे ऐसे भी ऑप्शन पूछ सकता है, न्यूजीलैंड दे सकता है यूके की जगह पे, ईरान भी दे सकता है, इजराइल भी दे सकता है। तो आपको इसका आंसर याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चरल वंडर्स वॉज नॉट कंस्ट्रक्टेड इन द 12th सेंचुरी एडी। 12वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस वास्तुशिल्प का निर्माण नहीं हुआ था। सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, टेम्पल ऑफ खजुराहो, अंगकोर वाट और नोट्रे डैम पैलेस। तो बताइए किसका जो है 12वीं शताब्दी में कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था। तो इसका आंसर है आपका सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। इसका जो था निर्माण कार्य वो 12वीं शताब्दी में नहीं हुआ था। तो किसका हुआ था ये हम देख लेते हैं। तो टेम्पल ऑफ खजुराहो की बात करें तो इसका जो कंस्ट्रक्शन का काम था वो हुआ था 950 से 1050 के बीच में, और करवाया गया था चंडेला राजपूत के द्वारा। अगर अंगकोर, अगर वॉट टेम्पल की बात करें तो उसे 12th सेंचुरी को बनाया गया था, जो खिनीर सिंह सूर्यवर्मान जो है द्वितीय, उनके द्वारा बनाया गया था। नॉट्रे डेम द पेरिस की अगर बात करें तो उसका कंस्ट्रक्शन हुआ था 1163 में, और
आपका टेम्पल कोणार्क की बात करें तो ये गंगा डायनेस्टी के जो किंग थे नरसिम्हा देव फर्स्ट ने 13th सेंचुरी में इसको बनाया था। तो इसका जो निर्माण हुआ था वो 13वीं शताब्दी में हुआ था। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट रूल द दिल्ली सल्तनत? तो इनमें से किसने दिल्ली सल्तनत पे रूल नहीं किया था? स्लेव डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी और गौरी डायनेस्टी। तो बताइए किसने नहीं किया था? तो इसका आंसर है जो आपका गौरी डायनेस्टी जो है, उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर डायरेक्टली रूल नहीं किया था। उनके जो स्लेव थे वो गौरी के मरने के बाद आपका दिल्ली पे राज करते हैं, दिल्ली सल्तनत पे। तो स्लेव डायनेस्टी की अगर आप बात करो तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको स्टैब्लिश किया था। खिलजी डायनेस्टी की अगर बात करते हैं जलाउद्दीन खिलजी ने इसको स्टैब्लिश किया था। सैयद डायनेस्टी की बात करें तो खिज्र खान ने स्टैब्लिश किया था। और ये सब ही रूल कर चुके थे इंडिया पे, इन्होंने इंडिया पे रूल किया था। तो देखिए आपका क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, स्लेव डायनेस्टी को स्टैब्लिश किसने किया था, खिलजी को किसने किया था, सैयद को किसने किया था। तो आपको इसका नाम याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डू वी फाइंड द आइडियल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन कॉन्स्टिट्यूशन? तो कहाँ पे इंडियन डेमोक्रेसी जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पाया जाता है? द प्रियम्बल में, या पार्ट 3 में आपका, या पार्ट 4 में, या पार्ट 1 में? तो बताइए कहाँ पे आइडियल ऑफ डेमोक्रेसी पाया जाता है? तो इसका आंसर है प्रियम्बल में पाया जाता है आपका इंडियन डेमोक्रेसी का आइडियल। और हमने, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारी चीज़ें बहुत सारे कंट्री से बोरो की है। तो यूएसए से हमने प्रियम्बल को बोरो किया है। और अगर आप बात करो, जब हम यहाँ बात करते हैं आपका पार्ट 3 का, तो पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट के बारे में बात करता है। और पार्ट 4 की अगर हम बात करें तो ये बात करता है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में ये बात करता है। तो यहाँ से आपके काफ़ी सारे सवाल निकल सकते हैं, तो आपको आंसर्स का ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, फर्स्ट जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? 1922 में, 1923 में, 1921 में और 1920 में? तो बताइए कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? गाइस आप हिस्ट्री अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आप हिस्ट्री पढ़ने के लिए बंसल ट्यूटोरियल्स को फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैंने हिस्ट्री काफ़ी अच्छे से पढ़ा रखा है। तो अभी हम क्लास 6 की NCERT कंप्लीट होने वाली है। अब नेक्स्ट हम क्लास 7 की NCERT पढ़ने वाले हैं। वहाँ हम मिडिवल हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में काफ़ी सारे सवाल आपके SSC में और डिफरेंट एग्जाम्स में होते हैं। और आपका जो NCERT है वो आपका बेस प्रिपेयर करता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। आप मुझे पर्सनली फॉलो करना चाहो तो आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। और आप द सक्सेस जोन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF अवेलेबल मिल जाएगी। और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। यहाँ हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, काफ़ी सारी फैकल्टीज़ है, डिफरेंट चीज़ों को पढ़ा रही है जो आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम बात करते हैं अब इस क्वेश्चन की कि फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? तो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था आपका 1921 में। 1921 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। किसके द्वारा? तो 1921 में हुआ था आपका कॉन्स्टिट्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के एक्ट के अनुसार, जो इम्प्लीमेंट करता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को। और असेंबली में टोटल मेंबर कितने थे? 145 मेंबर थे। और जो ये मेंबर थे या तो वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए गए थे या फिर प्रोविंस से, या इनको नॉमिनेट किया गया था। मतलब राजा रजवाड़े जो होते थे ये अपने अंदर से लोगों को इनडायरेक्टली देख समझ के जो उनको अच्छा लगता था उसको भेज देते थे, या फिर ब्रिटिशर्स इनको नॉमिनेट करते थे। तो टोटल मेंबर कितने थे? 145। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज बेस्ड द एनवायरमेंट बिल इन। जो पार्लियामेंट है आपका इंडिया का वो बेस्ड है एनवायरमेंट बिल जो था वो कब पास हुआ था? एनवायरमेंट कंजर्वेशन बिल 1972, 1984, 1981, 1986। तो भारत की संसद ने पर्यावरण पर आधारित बिल कब पास किया था?
तो उसका आंसर है आपका 1986 को पास किया गया था। और ये इसलिए पास किया गया था, जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी तो ऐसा एक्सीडेंट फ्यूचर में भी ना हो, उसको रोकने के लिए आपका पार्लियामेंट ने इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया था आपका। तो आज का नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हु सक्सीडेड गुरु नानक। तो गुरु नानक को किसने सक्सीड किया? गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन और गुरु हरगोविंद। तो बताइए किसने सक्सीड किया है गुरु नानक को? तो गुरु नानक को सक्सीड किया है गुरु अंगद ने। तो गुरु नानक के बाद आते हैं अंगद, अंगद के बाद आते हैं अमरदास, अमरदास के बाद आते हैं रामदास, रामदास के बाद अर्जुन देव, अर्जुन देव के बाद हरगोविंद, फिर हर राय, हरकिशन, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, देखो नार आप याद कर सकते हो, एन से नानक हो गया, ए से अंगद हो गया, फिर हो गया अमर, फिर आपका रामदास, उसके बाद हर, देखो हर है यहाँ पे, तो हर जैसे हर हर महादेव बोलते हैं, तो हरगोविंद राय किशन, हरगोविंद राय किशन बहादुर, आप ऐसे याद कर सकते हो, ये एक ही सीरीज में आ जाएगा, हरगोविंद राय किशन बहादुर, और फिर आपको गोविंद सिंह याद रहेगा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिगार्डेड एज सेकेंड अलेक्जेंडर। किसे सेकेंड अलेक्जेंडर बोला गया है? जलाउद्दीन खिलजी को बोला गया है, मुबारक खिलजी को बोला गया है, खुसरो खान को बोला गया है, अलाउद्दीन खिलजी को बोला गया है। तो बताइए किसको बोला गया है? यहाँ पे आपका एक सवाल और है जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है, वो है भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि इंडिया का नेपोलियन कौन से शासक को कहा गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है आपके एग्जाम में, तो आप इसका आंसर ज़रूर बताएं। तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने को सेकेंड अलेक्जेंडर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इशूड ए टोकन करेंसी इन कॉपर कॉइन बिटवीन 1329 एंड 1330। तो इस दोनों के इस बीच में किसने टोकन करेंसी इशू किया था कॉपर कॉइन का? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, गयासुद्दीन ने किया था, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, फिरोज तुगलक ने किया था। तो बताइए किसने किया था टोकन करेंसी को इशू? कॉपर क्वाइन था टोकन करेंसी बेसिकली। तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था टोकन करेंसी ऑफ कॉपर इन 14th सेंचुरी। जब इन्होंने इशू किया था तो डीमोनेटाइजेशन कर दिया था आपका किसका? सिल्वर और गोल्ड क्वाइन का। मतलब डीमोनेटाइजेशन जो है वो नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत ही पुराने टाइम से चला आ रहा है। मतलब जब आपके मिडिवल टाइम था जिस समय ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है, तब से डिमोनेटाइजेशन चला आ रहा है। उस समय इन्होंने डिमोनेटाइजेशन करके सिल्वर और कॉइन को क्या किया? खत्म कर दिया, और जो कॉपर था इसको सेम इम्पोर्टेंस दिया, इसकी वैल्यू सेम थी जो सिल्वर और गोल्ड की हुआ करती थी। जैसे मोदी गवर्नमेंट ने 500 रुपये के नोट क्या किए थे? हटा दिए थे, 2000 के नोट लागू किया था। तो ये सारी चीज़ें जो उन्होंने किया था, तो क्या किया था? 500 का नोट हटा दिया था ना। तो वैसे ही इन्होंने सिल्वर और गोल्ड कॉइन को हटा दिया था। सो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, लाइक करते हो तो मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियो लेकर आने का, तो आप लाइक करते रहा करो। कुछ अगर प्रॉब्लम है, कुछ अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।